स्टूडेंट्स, तो आज हमारा इस लेक्चर में अभी जे एडवांस 2020 का जो सॉल्यूशन सीरीज चल रहा था उसका आखिरी पार्ट है। दैट इज अलजेब्रा से जो 13 क्वेश्चन आए थे वो सारे अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो वो सेगमेंट हो गया कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर थ्योरी, वो सब दो वीडियो ऑलरेडी बन चुका है और ये लास्ट और थर्ड वीडियो है आपका जो अलजेब्रा का पूरा 13 क्वेश्चन को एक साथ अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वही फ्लो में डिस्कस करेंगे जिस फ्लो में चैप्टर्स पढ़ाया जाता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी, बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी एंड देन मैट्रिसेस। ठीक है, तो वही अपना सेक्शन है अलजेब्रा का। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशन का जो इकलौता क्वेश्चन आया पेपर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसी को पिक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है आपको। सपोज a, b डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है x² + 20x - 2020। ठीक है, तो इसका डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है a और b। इसका डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है a और b, समझ में आ रहा है ना। और आगे अगर मैं बात करूं कि x² - 20x + 2020, इसका जो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है वो अपने को, सॉरी, इसका डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स आपको c and d दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है और उसका वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। ac * a - c प्लस ad * a - d प्लस bc इंटू b माइनस सी और उसके बाद प्लस bd इंटू b माइनस डी। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। चलो, तो यहां से अपन दो चीज तो मुफ्त का अपन लिख सकते हैं, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, दोनों जगह से। तो ये -20 आ जाएगा, ये -20 आ जाएगा और यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा +20 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हो जाएगा +20। ठीक है, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अभी इन दोनों को यहाँ पे यूज कैसे करें वो समझ नहीं आ रहा है। तो समझ नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आता है। a² c - ac² + a² d - ad² + b² c - bc² + b² d - bd²। क्लियर है क्या इन दोनों को। और अगर अपन इन दोनों के साथ साथ मान लो a² अगर कॉमन ले लेंगे और यहाँ से b² अगर कॉमन ले लेंगे तो c + d आ जाएगा। तो c + d अगर कॉमन ले लेंगे तो a² + b² into c + d आ जाएगा। माइनस अगर इधर अपन कॉमन लेते और इधर अपन कॉमन लेते तो अपना सॉरी ये नहीं, ये दोनों को अगर कॉमन लेते तो b आ जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा, c² + d आ जाएगा। दैट इज a + b into c² + d², ऐसा सीन बन जाएगा। क्लियर है, तो बस a² + b² को a + b होल स्क्वायर माइनस ycb और इनटू ये c + d डाल दो, माइनस a + b इंटू इसको c + d का होल स्क्वायर माइनस 2cd लिख दो। अभी c + d cd a + b ये सारे वैल्यूज आपको पता है, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 16,000। क्लियर है। चलिए, एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक बेस्ड प्रॉब्लम था। ठीक है, जो एकदम आसान प्रॉब्लम आप बोल सकते हो, इजी कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सीक्वेंस में अगर अपन चलते हैं तो सीक्वेंस से लगभग इस साल को दो सवाल पूछा जेईई ने। एक एएमजीएम पे बेस्ड था और दूसरा आपका ईपीजीपी सिंपल। ठीक है, कैलकुलेशन था थोड़ा सा उसमें, बट हाँ सिंपल प्रॉब्लम था दोनों। एक सिंपल तो बोल ही सकते हो इजी जो एएमजीएम वाला, और एक मीडियम बोल सकते हो। तो दोनों ये उन्होंने पेपर 1 में पूछ दिया और दोनों क्वेश्चन था आपका, एक क्वेश्चन 13 और एक क्वेश्चन 14। तो चलिए डिस्कस करते हैं। दोनों न्यूमेरिकल आंसर टाइप में था। ठीक है ना, +4 तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है m be the minimum possible value of this expression log of 3 to the power y1 plus 3 to the power y2 plus 3 to the power y3 to the base 3। समझ में आ रहा है ना। क्लियर है, where y1 y2 y3 are real numbers for which it is given that y1 plus y2 plus y3 जो है वो 9 है। ठीक है, और कैपिटल M एक और बोला गया है, ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है ना, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। किसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू? log of x1 base 3 प्लस log of x2 base 3 प्लस log of x3 base 3। ठीक है, जहां पे x1 x2 x3 पॉजिटिव है, तीनों के तीनों ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव देख के दिया है। ठीक है, और अपने को एक और कंडीशन दिया है कि x1 plus x2 plus x3 is 9। तो आपको एक वैल्यू निकालने बोला है कि log base 2 m³ प्लस log of base 3 m² कितना होगा। क्लियर, तो सिंपल कैटेगरी में ये प्रॉब्लम आप बोल सकते हो कि अगर आपको इस चीज का मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना, अगर आपको इस चीज का मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब आपको इस चीज का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इस चीज का मिनिमम वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे? एएमजीएम लगा के निकालेंगे ऑब्वियसली। तो ये कितना हो जाएगा?
है ना। इन तीनों पे अगर AMGM अगर अपन लगा देते तो ये कितना हो जाएगा, और तीनों के तीनों पॉजिटिव है, एक्सपोनेंशियल है तो तीनों पॉजिटिव है, तो बिल्कुल AMGM आप बिना डरे लगा सकते हो। तो डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, है ना, तीनों का प्रोडक्ट जब होगा तो 3 रेज़ टू पावर y1 प्लस y2 प्लस y3 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो यहां से अगर अपन सॉल्व करें तो ये इसका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा मान लो m, तो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और क्यूब रूट ऑफ 3 टू द पावर y1 प्लस y2 प्लस y3, ये 9 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये 9/3 कहीं ना कहीं 3 क्यूब 3 टू द पावर 4 दैट इज ये 81 आ जाएगा, ठीक है। तो m का जो वैल्यू हो गया, है ना, m का जो मतलब m तो होगा नहीं यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन ही आएगा, बट द मिनिमम वैल्यू इज 81, ये पता चल गया स्मॉल m का वैल्यू, ठीक है। अभी अगर मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना मतलब किसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना, log of x1 x2 x3 टू द बेस 3, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना, सही है क्या। अभी इसका मैक्सिमम वैल्यू मतलब इस चीज का मैक्सिमम वैल्यू वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, वापस AMGM लगा देते हैं, ठीक है ना। और AMGM लगाने के लिए आपको बोल के दिया है कि ये तीनों पॉजिटिव, बिकॉज जब तक नहीं बोलेगा कि ये तीनों पॉजिटिव है तब तक अपन AMGM अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x1 x2 x3, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन डाल दो तो ये 3 आ जाएगा, क्यूब कर दो तो 27 ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M का वैल्यू, ठीक है ना। बस वहीं पे पुट कर दो तो ये 81 क्यूब आ जाएगा, ठीक है क्या। तो ये अगर 81 क्यूब आ गया तो कहीं ना कहीं अगर अपन देखें तो कितना आने वाला है भाई, तो लफड़ा हो जाएगा ना यहाँ पे 81, तो बेस में तो 3 होना चाहिए ऑब्वियसली, बेस में तो 3 होना चाहिए, नहीं 2 दे रखा है बेस में, चलो कोई बात नहीं, बट 2 से तो अपन निपटा नहीं पाएंगे इस चीज को, सही है क्या। 2 से तो अपना कोई बात बनेगा नहीं ना, क्योंकि log विद बेस 2 और m क्यूब का अगर मैं बात करूं तो 3 टू द पावर 12 ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 12 बाहर आएगा, ये 12 बाहर आएगा, और इधर अगर मैं बात करूं तो m का वैल्यू है 27, दैट इज 3 क्यूब, तो 3 टू द पावर 6, तो 6 बाहर आएगा, सही है। बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे log 3 बेस 2 ऐसा होना नहीं चाहिए। चलो एक बार कैलकुलेट कर लेते सीन को। अच्छा, यहाँ पे log बेस 3 नहीं लगाया, तो m का वैल्यू 81 नहीं, m का वैल्यू ये होगा पूरा, ठीक है ना। ये मिनिमम वैल्यू 81 इसका आया, विद log बेस 3 लगेगा ना, ठीक है। तो इससे सिले मिस्टेक ये सब हो जाता है, तो ये 4 आ जाएगा। अगर ये 4 आ रहा है दैट इज 2 टू द पावर 6, तो बाहर कितना आ जाएगा आपका 2 टू द पावर 6 बाहर आएगा, log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, सही है क्या, क्लियर है। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे भी आपको log बेस 3 लगना चाहिए था, तो ये 9 आ जाएगा बेसिकली, सॉरी 3 क्यूब 27 अगर पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, व्हिच इज द वैल्यू ऑफ m, नॉट दिस, समझ में आ रहा है ना। अगर m का 3 वैल्यू है तो यहाँ से बाहर 2 आ जाएगा, तो 6 प्लस 2 आंसर विल बी 8, ठीक है। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 3 आंसर विल बी योर 8, न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, तो जितना डिजिट तक भरना था भर देते आप, क्लियर है, समझ में आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन चलते, वो भी आपका एपी से ही है, एपी और जीपी मिक्स करके पूछा गया है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा सवाल, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं तो आपको क्लियरली देखो, प्रॉपर्ली ध्यान से देखना सवाल कि A1 into A3 डॉट बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव, पहले तो इंफॉर्मेशन बता देते, पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 4 सीक्वेंस चैप्टर, ठीक है। A1 into A3 डॉट बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इन AP, ठीक है। ये सब के सब क्या बोल के दिया है, ये सब के सब AP में है, क्लियर है भाई, ये सब के सब AP में है, विद कॉमन डिफरेंस 2, विद कॉमन डिफरेंस 2, सही है क्या, क्लियर है। Also B1, B2, B3 be a sequence of positive integer, B1, B2, B3 be a sequence of positive integer, ठीक है। In GP with common ratio 2, ये GP में है with common ratio 2, सही है क्या। अभी अगर बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म A1 और B1 दोनों किसके इक्वल है, C के इक्वल है, ठीक है। तो आपको ये इक्वालिटी सेटिस्फाई करे, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर वो आपको निकालना है, कौन सा इक्वालिटी, ये वाला इक्वालिटी अप टू n तक, और यहाँ पे B1 प्लस B2 प्लस अप टू n तक, ठीक है। n टर्म्स तक दोनों का समेशन ये इक्वालिटी सेटिस्फाई करे, है ना। फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C का वैल्यू निकालना है सच दैट n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, ठीक है। n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, वही क्वेश्चन में बोला है ना, ठीक है। तो 2 A1 को अगर मैं C मानता हूं तो ऑब्वियसली A2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस C हो जाएगा, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज C 2, ठीक है। ये हो जाएगा 4 प्लस C, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये हो जाएगा 6 प्लस C, है ना। ऐसे करते करते nth टर्म तक चलेंगे, सही है। और इधर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे C अगर है तो फिर 2C आएगा, फिर 4C आएगा, फिर 8C आएगा, ऐसे ही करते करते Tn
nth टर्म तक चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो nth टर्म है ऐसे, तो समेशन क्या हो जाएगा AP का n/2 इंटू ट्वाइस A, ठीक है, प्लस n-1 इंटू B कितना है 2, सही है क्या, क्लियर है। और इधर अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, GP सीरीज है ना, तो A इंटू R टू दी पावर n, R इज इक्वल टू टू दी पावर n-1/2 -1, क्लियर है। तो यही हो जाएगा, है ना। अभी अगर अपन 2 से 2 को उड़ा देते हैं, है ना, n ब्रैकेट में आएगा 2c प्लस 2n-2 और इधर आ जाएगा c इंटू 2 टू दी पावर n-1, तो c का वैल्यू निकालो सबसे पहले, यहां से c का वैल्यू निकाल दो, दैट इज ये हो जाएगा n इंटू 2n-2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा c 2 टू दी पावर n-1 और माइनस 2n हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे c का वैल्यू आ जाएगा आपका n इंटू ट्वाइस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर n-2n-1, ठीक है। तो अभी आपको c के ऊपर कोई कंडीशन दिया होगा शायद, है ना, क्वेश्चन में तो बोल के दिया कि बी द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो a1 b1 अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो c को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर c को भी पॉजिटिव होना है तो यहाँ से इनइक्वालिटी जनरेट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से मैनिपुलेट करके इसको करना होगा, जिसमें पहले भी जे ने सवाल पूछा है, ठीक है। तो यहां से आपको कंडीशन जनरेट करना था n का वैल्यू निकालने के लिए, समझ आ रहा है क्या, अदरवाइज कोई ऑप्शन आपके पास शायद होता नहीं, क्लियर है क्या। अच्छा, मैं पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू मैं डायरेक्टली 1 भी बोल सकता हूं, है ना, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तो 0 से शुरू नहीं होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, सही है क्या। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोल सकते हो तो आप कहीं ना कहीं इसको ऐसे देख रहे होंगे ना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर देते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सही है क्या। कंसीडरिंग दिस एज पॉजिटिव, ठीक है ना, कंसीडरिंग दिस एज पॉजिटिव क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दो, सही है। तो ये आ जाएगा 2n² माइनस 2n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू दी पावर n-2n-1। और अगर ध्यान से देखेंगे कि n का वैल्यू 2 होगा, n का वैल्यू 2 होगा, तो ये 4 - 4 - 1 सिर्फ नेगेटिव n का वैल्यू 2 के लिए होगा। जैसे ही n का वैल्यू 3 ऑनवर्ड्स होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो एज मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बिना साइन चेंज किए, तो मैं n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोल दूंगा पहले, ठीक है ना, क्योंकि n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा तभी ये ट्रू होगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, यहां से आपको मिल रहा है, इन सबको इधर लेके आ जाओ, -2n + 2n कैंसिल हो गया, दैट इज 2n² + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n। अभी आप चेक करो कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए कौन सा चीज यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। पहले अगर मैं 4 पुट करके देखता हूं, 3 पुट करके देखो, 3 पुट करके देखो, 3² 9 × 2 18 + 1 19 और यहाँ पे 2³ 8, n इक्वल टू 3 तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 4 के लिए अगर मैं देखता हूं तो 4 हो जाएगा 16 × 33 हो जाएगा LHS, और इधर आ जाएगा आपका 2 टू द पावर 4 दैट इज 64, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, n इक्वल टू 4, है ना। n इक्वल टू 5 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 51 और ये हो जाएगा आपका लगभग 32, सॉरी n इक्वल टू 4 के लिए तो 64 हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। तो n इक्वल टू 4 के लिए तो 16 हो जाएगा ना, तो सेटिस्फाई करेगा बिल्कुल, ठीक है। तो 5 के लिए भी कर रहा है, ठीक है। 6 के लिए अगर मैं बात करूं तो ये 36, 6 के लिए 36 इंटू 2 73 हो जाएगा और इधर 64, 6 भी कर रहा है, ठीक है। 7 से अगर मैं बात करूं तो 49 इंटू 2 98 + 1, हाँ मतलब n इक्वल टू 7 ऑनवर्ड्स, और ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये क्लियरली आपको हिट एंड ट्रायल से चेक करके बताना पड़ेगा। तो अगर n इक्वल टू आपको यहाँ पे बोला गया है कि हैज सम पॉजिटिव इंटीजर n, then the possible values of n for which c for which the equality holds, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो n बराबर 4 भी कर रहा है, सही है, n बराबर 4 भी कर रहा है, n बराबर 5 भी कर रहा है, n बराबर 6 भी कर रहा है, नहीं, बट आंसर में तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अगर आंसर में 1 लिखा हुआ है तो अगर अपन ध्यान से देखें कोई मिस्टेक तो नहीं होना कैलकुलेशन में, सही सही देख लो भाई कि n इंटू 2c, वापस चेक करना पड़ेगा, या n/2 इंटू 2c प्लस n-1 इंटू d, है ना, और c इंटू 2 टू द पावर n-1/2 -1, सही है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। 2n- अच्छा हाँ 2c प्लस 2n-2, सही है, यहां तक तो सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। c इंटू 2 टू द पावर n-1 और यहाँ से 2nc -2n ब्रैकेट में आ गया, n इंटू 2n-2 रह गया, तो 2n इंटू n-1 और ये चीज नीचे चला गया, ठीक है। अभी c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि c पॉजिटिव इंटीजर बोल के दिया है तो c ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा,
तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको जैसे ही अपन ने उधर लेकर के चले गए, ठीक है ना, तो अपने को क्या समझ आया कि n का वैल्यू 6 या फिर इसको सेटिस्फाई करने के लिए n का वैल्यू 6 या फिर उससे छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। और n का वैल्यू इधर से 3 से बड़ा आ रहा है, दैट इज 4 ऑप्शन आ रहा है 3 4 5 6, है ना। तो अभी अगर मेरे को और कंडीशंस देखना है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, बहुत बच्चे यहाँ तक आंसर निकाल के डायरेक्टली 4 आंसर लिख देते हैं, बट वो गलत है। क्यों गलत है ये आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज ये चारों के लिए C पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है या नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। इन चारों के लिए C पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है या नहीं, वो अगर नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे 3 के लिए आप चेक करो, है ना, 6 into 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 8 - 6 - 1, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। 4 के लिए अगर मैं चेक करता हूं तो 4 के लिए हो जाएगा 8 into 3 24, ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका 16 - 8 - 1, तो 24/7 नहीं हो सकता है, तो n = 4 कैंसिल हो गया, बिकॉज C भी तो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए होगा ना। C A1 और B1 के इक्वल है और A1 और B1 पॉजिटिव इंटीजर दे दिया, तो C भी तो पॉजिटिव इंटीजर होगा ना भाई। n = 5 के लिए चेक करो, है ना, 10 into 4 40, और नीचे आ रहा है आपका 32 - 21, नहीं ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और n = 6 के लिए अगर मैं चेक करूं तो 12 into 5 60, और नीचे आ रहा है आपका 2 to the power 6, दैट इज 64 - 12 52 - 151, नहीं ये भी ऑड आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ n which is a positive integer and satisfy the given inequality and for which the C becomes also positive। समझ में आ रहा है ना, सिर्फ पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। इकलौता n का वैल्यू 3 है जिसके वजह से ये इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो रहा है और C भी एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, जो क्वेश्चन में बोल करके दिया है। डायरेक्टली बोला नहीं है, इनडायरेक्टली अलग अलग जगह पे ये सारे हिंट दिया हुआ है, आपको छांट के निकाल करके आंसर को करना पड़ेगा, क्लियर है। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो आपका n = 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा, n का एक ही होगा। तो पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 14 आंसर विल बी 1। मैं इसको मॉडरेट प्रॉब्लम सेलेक्ट करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फाइनल कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाकर के बहुत बच्चे 4 भी आंसर दे देते बिना चेक किए C को, ठीक है, तो ये भी एक मिस्टेक है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्लियर है भाई। आगे बढ़ते चलिए, सीक्वेंस के दोनों प्रॉब्लम अपन ने डिस्कस कर लिए। अभी हमारा अगला चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। पीएनसी पे इसी सवाल ही पूछा इस बार को, है ना, ऐसा कोई दिक्कत वाली क्वेश्चन था नहीं पीएनसी में। तो अगर मैं पीएनसी का क्वेश्चन देखूं, अच्छा सॉरी, पीएनसी से पहले कॉम्प्लेक्स आएगा ना, तो कॉम्प्लेक्स देख लेते चलिए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में क्या बोला है कि मॉड्यूलस ऑफ, कॉम्प्लेक्स में दोनों सवाल यार बहुत अच्छा था, ठीक है, ये तो मैं बोलूंगा बिल्कुल। कितना भी नोन चीजें हो बट फिर भी कॉम्प्लेक्स का तो सरप्राइजिंग चीज रहता ही है हमेशा, ठीक है। तो mod z² + z + 1 = 1 एक इक्वेशन आपको दे रखा है ना, और यहाँ पे जो भी सेट z है वो सारे के सारे s सेट में बिलोंग कर रहा है, ऐसा बोल दिया है ना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो ऑप्शन में मेरे को दिख रहा है मॉड्यूलस ऑफ z + हाफ का इनइक्वालिटी और मॉड ऑफ z का इनइक्वालिटी, ठीक है। तो हम सोचेंगे किस चीज में, हम सोचेंगे इन दोनों चीज में, इस पे और मॉड z पे, कि कैसे हम इन दोनों का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू डिटरमाइन कर पाए, है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है बी ऑप्शन में और इसका मिनिमम मैक्सिमम दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा आप जानते हो, जब भी कॉम्प्लेक्स में इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होता है तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हो, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है ना। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पास जाओगे आप, ठीक है, और उधर जाके भी जो होना है आपको होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो तो जरा ध्यान से अपन देखते हैं चीजों को, तो और अच्छे से बढ़िया से समझ आएगा यार, क्लियर है। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या था अपन लिख लेते पहले, है ना, मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस z1 - मॉड्यूलस z2, है ना, इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 + z2 एंड अगेन इट इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ z1 + मॉड्यूलस ऑफ z2। ये आप जानते हो, ठीक है, ये आप ऑलरेडी जानते हो, क्लियर है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा इस फॉर्मेट में बनाने का कोशिश करूं तो ये z + हाफ होल स्क्वायर + 3/4 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अभी इन दोनों पे अगर मैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा देता हूं, ठीक है, तो फायदा हो जाएगा। बोले सर कैसे लगाओगे, कि z + हाफ होल स्क्वायर, है ना, मॉड ऑफ z + हाफ होल स्क्वायर, जैसे z1 मान लिया इसको z2 मान लिया, तो मॉड z1, ठीक है ना, तो क्या कर रहा हूं, इसका स्क्वायर का मॉड्यूलस प्लस 3/4 का मॉड्यूलस, दैट इज mod z1 + z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एंटायर मॉड्यूलस z1 + z2। ये आप जानते हो, क्लियर है। और ये चीज क्या है आपको, ये चीज तो इसी के 1 के ही इक्वल होगा ऑब्वियसली। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, ये mod of z² will be equal to mod z²
और 3/4 अगर उधर लेके चले गए तो ये -3/4 दैट इज ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर अगर 1/4 से बड़ा है तो डेफिनेटली ये नलाई किससे बड़ा होगा, हाफ से बड़ा होगा, और नेगेटिव तो हो नहीं सकता बिकॉज मॉड्यूलस का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अगर हो गया तो यहां से ही हमारा एक ऑप्शन डायरेक्टली करेक्ट हो जाता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अभी हमें अगर सी करेक्ट है तो ए तो रॉन्ग होगा ही होगा, ठीक है। सी अगर करेक्ट है तो ए तो रॉन्ग होगा ही होगा, ठीक है ना। तो दूसरा रास्ता है हमारे पास अभी मॉड जेड तक पहुंचना है। तो मॉड जेड तक पहुंचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, मॉड जेड तक पहुंचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो जरा, इसको Z1 और इसको Z2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको Z1 और इसको Z2 मान लेते हैं और मान करके लगा देते हैं यहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। बट मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम वैल्यू पे ये सोचा था, तो मैक्सिमम वैल्यू पे इस वाले पे सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर इस वाले पे आप मैक्सिमम वैल्यू लगा के देखो एक बार क्या होता है ना। तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z² प्लस z माइनस ऑफ 1 का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ दिस दैट इज 1, क्लियर है, ठीक है ना। तो अगर इसका मॉड्यूलस, अभी देख ये तो पूरा पूरा मॉड्यूलस हो गया, रियल नंबर है, -1 कर देंगे तो पूरा रियल नंबर होगा, तो मॉड्यूलस ऑफ रियल नंबर तो वही चीज हो जाएगा, सर में आ रहा है, मॉड्यूलस ऑफ रियल नंबर तो वही चीज हो जाएगा। तो यहां से अपन क्लियरली बोल सकते हैं ना ये चीज कि सर ये तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, है ना, दैट इज लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा कुछ, सही है क्या, लेस देन इक्वल टू 2 टाइप का आ जाएगा ना कुछ, क्लियर है। चलो तो अभी मान लो अगेन अभी अगर मॉड z तक तो पहुंचा नहीं मैं, मॉड z तक पहुंचने के लिए अगेन इस पे और इस पे अगेन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा देते, कौन सा, यही वाला लगा देते, ठीक है। तो ये मॉड z² माइनस ऑफ मॉड z है ना, लेस देन इक्वल टू ऑब्वियसली z² प्लस z होगा, और z² प्लस z 2 से छोटा है तो ये भी 2 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपन बोल सकते हैं ना यहाँ से ये मॉड z होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मॉड z अगर कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में मॉड z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2, मॉड z को आप कुछ भी मान लो, x मान लो, ठीक है। तो x into x minus 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो x² minus x minus 2 लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज x minus 2 into x plus 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से 2 से छोटा होगा, मिनिमम से हमें कोई मतलब नहीं है, x कौन है, मॉड z है, तो मॉड z का वैल्यू 2 से छोटा होगा, क्लियर है। तो दो बार ये इनइक्वालिटी लगाने के बाद ही हमें पता चल गया चीजें, ठीक है। एक बार तो इसमें लगा करके थोड़ा सा ब्रेक हुआ और एक बार इन दोनों पे लगा दिया तो और थोड़ा ब्रेक होकर के मॉड z आ गया, क्लियर है। तो इसी के साथ साथ सी ऑप्शन जो है वो आपका, सॉरी बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बी और सी करेक्ट हो गया, और डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, डी ऑप्शन में बोल रहा है कि द सेट S has exactly 4 elements। अभी S 4 एलिमेंट्स कैसे हो सकता है, देखो ये भी तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होगा ना Z जो सेटिस्फाई करेगा, समझ में आ रहा है ना। मैं तो कुछ एलिमेंट्स तो आपको मैं डायरेक्टली दिखा देता हूं, है ना, किसका मॉड्यूलस, जैसे अगर मैं मान ले Z की जगह पे 0 रखता हूं, सेटिस्फाई कर रहा है, मॉड्यूलस 1 आ रहा है, ठीक है। अभी मान ले और दिखाता हूं तेरे को, मान ले Z की जगह पे आयटा रखता हूं, ठीक है, तो z² खत्म, 1 बचेगा, Z की जगह पे माइनस आयटा रखता हूं तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं वो Z निकालता हूं जिसके वजह से, वो Z निकालता हूं जिसके वजह से इसका वैल्यू 1 आएगा तो भी सेटिस्फाई करेगा, वो Z निकालता हूं जिसके वजह से इसका वैल्यू -1 आएगा तो भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। वो Z निकालता हूं जिसके वजह से इसका वैल्यू आयटा आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, तो बहुत सारे Z पॉसिबल होगा, 4 का तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो डी ऑप्शन भी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी एंड सी, है ना। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट ऑप्शन विल बी बी एंड सी, क्लियर है भाई, समझ आ रहा है आपको। चलो तो ये कॉम्प्लेक्स में एक अच्छा प्रॉब्लम था, मैं इसको अच्छा प्रॉब्लम इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज़ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में ये वाला क्वेश्चन सोचना, पार्शियल मार्किंग है तो एक ऑप्शन शायद अपने करेक्ट कर ली, बट मॉड साइड में सोचना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल था, बट अगर सही सही आपका प्रैक्टिस है इनइक्वालिटी पे तो कोई दिक्कत होने का बात शायद नहीं था, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते चलो आगे बढ़ते। एक और प्रॉब्लम था कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही, वो था पेपर 2 का पहला क्वेश्चन सिंगल चॉइस में, ठीक है, पेपर 2 का ही पहला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा चॉइस था, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप बोल सकते हो। फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, जो इक्वेशन दे रखा है z टू द पावर 4 माइनस मॉड z टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 आयटा z², क्लियर है। तो आपको पूछा है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन बच्चे हमेशा उठाते हैं जहां पे z1 z2 दोनों s सेट से बिलोंग कर रहा है। s सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इसका लोकस है, इसका लोकस है s सेट, ठीक है ना।
तो और आपको बोला गया है एक और दो कंडीशन दिया है, रियल पार्ट ऑफ z1 ग्रेटर देन 0 एंड रियल पार्ट ऑफ z2 इज लेस देन 0। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है, तो क्या करेंगे देखते जरा, है ना। इनइक्वालिटी यहाँ पे तो डायरेक्टली लगा के तो कोई फायदा नहीं, किस पे लगाए क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। चलो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे अपन, z टू दी पावर 4 है माइनस मॉड z स्क्वायर को तो z बार लिख सकते हैं ना, उसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से z स्क्वायर आएगा और अंदर z स्क्वायर माइनस z बार स्क्वायर आएगा और 4 आएगा z स्क्वायर आएगा, तो इसको z स्क्वायर को कॉमन लेकर के अपन हटा रहे हैं और z स्क्वायर माइनस z बार स्क्वायर को अपन 4 आइटा लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, z प्लस z बार इंटू z माइनस z बार इक्वल टू 4 आइटा। इस 4 आइटा को ब्रेक करके 2 आइटा इंटू 2 कर सकते हो। ठीक है, और ये 2 दे दो नीचे और ये 2 आइटा दे दो इसके नीचे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ठीक है ना, z माइनस z बार डिवाइडेड बाई 2 आइटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप जानते हो कि z प्लस z बार बाई 2 किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट दे देता है। ठीक है, मान लेते हैं x और ये दे देगा इमेजिनरी पार्ट दैट इज y, तो x into y यहां से आपको क्लियरली क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अगर x into y अगर 1 है तो आप क्लियरली ऐसे बोल सकते हो ना भाई, अगर x into y 1 हो गया, ठीक है, तो अभी अपने को इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना। तो z1 को मैं बोलूंगा x1 प्लस आइटा y1, बिकॉज दोनों s सेट से बिलोंग करेगा और s सेट क्या है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। s सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ऊपर जितने भी कोऑर्डिनेट्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर चाहो तो अभी z1 जो है वो क्या है, z1 इसी के ऊपर होगा और z2 इसी पे ऊपर होगा। अभी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो अलोंग द 45 डिग्री एंगल लाइन होगा, वो आपको सिमेट्री से आप बोल ही सकते हो। तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, समझ में आ रहा है ना। तो z1 माइनस z2 ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहां से अगर मैं बोलूं तो ये हो गया आपका √2, ये भी हो गया आपका √2, तो ये 2√2 और उसी का आपको ये तो 2√2 हो जाएगा मॉड z1 माइनस z2, है ना, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मैंने क्लास में नोट्स में लिखा के भी दिया था, मॉड z1 माइनस z2 रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो ये हो गया आपका 2√2 और उसका स्क्वायर अगर करोगे तो आंसर आ जाएगा 8। तो ये तो आप डायरेक्टली अगर यहाँ से सॉल्व करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज अगर और लेंथी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, है ना। x1 आइटा y1 और x2 आइटा y2 मान लो z1 z2 को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने को क्या मिल रहा है कि x1 y1 भी 1 है और x2 y2 भी 1 है, सही है क्या। तो x1 y1 और x2 y2 अगर दोनों 1 है, ठीक है, तो अपन कहीं ना कहीं यहाँ पे बोलेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z1 पॉजिटिव है, दैट इज x1 पॉजिटिव। x1 अगर पॉजिटिव तो y1 भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है ना, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में और नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर x2 नेगेटिव बोल के दे दिया तो y2 को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, दैट इज सेकंड पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, एग्जैक्टली मैच भी होगा। ठीक है ना, तो इस कंडीशन के साथ अगर मैं इसका डायरेक्टली फॉर्म मिनिमम वैल्यू के बारे में सोचूं तो ये क्या है, x1 माइनस x2 प्लस आइटा y1 माइनस y2 का मॉड्यूलस का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर लगाएंगे तो हट जाएगा, तो ये क्या आएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2x1 x2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2y1 y2। अभी इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन का अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो थोड़ा सा अकल से देख, एमजीएम लगा दे सब में तो हो जाएगा। आप बोलोगे सर माइनस वाले पे एमजीएम कैसे लगाएंगे, मैं बता रहा हूं। 2x1 इंटू इसको माइनस x2 ऐसे लिख, अगर x2 नेगेटिव है तो माइनस x2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा पॉजिटिव आ गया, है ना, और रिमेनिंग माइनस 2y1 y2 भी सिमिलर तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इन सब में एमजीएम लगा दो, x1 y1 x2 y2 का वैल्यू पता है, आराम से इसका मिनिमम वैल्यू 8 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये जनरली एक टफ प्रॉब्लम में बोलूंगा। ठीक है, यहाँ से पहले तो ये चीज सोचना बहुत डिफिकल्ट था और ये चीज सोचने के बाद अगर ये सोच लिया आपने तो ये निकाल दोगे, चाहे ये आप विजुअलाइज ना कर पाओ बट इससे तो आप निकाल दोगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्लियर भाई, समझ में आ रहा है। चलो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया हमारा, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों ही अच्छे क्वेश्चंस थे, है ना। आगे चलते और नेक्स्ट पार्ट में चलते अपना दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सही है क्या। चलो, तो पीएमसी का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। पीएनसी का 2 क्वेश्चन आया था, पेपर 2 में था, दोनों न्यूमेरिकल आंसर टाइप में था और कंसेक्यूटिव था। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 13 पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं पीएनसी से। ठीक है, एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 डेज ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 डेज। पहले 15 दिन में वो 4 डेज जाता है ना, 1 to 15 डेज है और उसमें से वो 4 डेज जाता है ना, फैक्ट्री में 4 डेज जाता है। ठीक है, and it is mandatory that no 2 visits take place on consecutive days। खत्म बात, इतना सा लाइन पढ़ते ही क्वेश्चन समझ आता है कि किधर का क्वेश्चन है। ठीक है ना,
कि 15 दिन में से वो 4 दिन जाए, बट कोई भी 2 डेज कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। जैसे आज चला गया तो कल चला गया नहीं, अगर आज गया तो आप थर्ड वाले दिन जा सकते हो, ठीक है। अगर थर्ड वाले दिन चले गए तो एटलीस्ट आपको फिफ्थ वाले दिन जाना पड़ेगा, दैट इज मिनिमम गैप आपको एक तो छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देन द नंबर ऑफ all possible ways in which the basics to the factor can be made by the engineer during 1 to 15 June of 2021। तो ये 1 to 15 जो डेट वगैरह लगा के आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया और कुछ नहीं, ठीक है ना। सिंपल सिंपल पता चल रहा है कि 15 दिन अगर है और अगर उसको 15 दिन में अगर 4 दिन जाना है एग्जैक्टली सच दैट नो 2 डेज आर कंसेक्यूटिव, तो अपन क्या करेंगे, है ना, वही जो बैगर्स मेथड पे अपन करते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना, वो डंडे लगा करके जो गैप्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो 15 में से एग्जैक्टली 4, है ना, 15 में से याद है ना आपको, अगर मैं n चीजें हैं मेरे पास और n प्लेस में से अगर मैंने r चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि कोई भी 2 चीज कंसेक्यूटिव ना आए, तो अपन क्या करते हैं एग्जैक्टली r अलाइक चीज होनी चाहिए। r अलाइक चीज को अगर मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है 15 प्लेस में सच दैट नो टू चीज आर कंसेक्यूटिव, तो अपन क्या करते हैं पहले उन r चीजों को हटा देते हैं, तो n-r प्लेस बचा रहता है और उस n-r में से गैप ढूंढते हैं, तो गैप कितना हो जाएगा, एक ज्यादा होगा, ठीक है। तो n-r प्लेस में से गैप कितना होगा, n-r+1 होगा और उनमें से r का सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर है, बस खत्म बात, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग से नहीं हो सकता ये सवाल, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कितना है 15 है, 15 में से 4 दिन तो अपने को जाना है, ठीक है। 4 दिन अगर जाना है तो वो 4 दिन हटा दो, बचता कितना है 11 दिन, ठीक है ना। तो 11 दिन अगर बच रहा है ना, 11 दिन अगर बच रहा है, 1 2 3 4 फील्ड हिलाते 5 6 7 8 9 10 11 दिन अगर बच रहा है तो टोटल कितना गैप होगा, 12 गैप होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये एक्स्ट्रा हो गया, तो टोटल 12 गैप आया। अगर 12 गैप में से 15 - 4 तो गैप कितना हो जाएगा +1, तो इन 12 गैप में से अगर मैं कोई भी 4 गैप का सिलेक्शन कर लेता हूं और उन 4 डेज में अगर इसको बोलता हूं कि तुम जाओ, तो काम खत्म है ना भाई। उन 4 डेज में अगर जाएगा वो मान लो इन ये सिलेक्शन हो गया, ये सिलेक्शन हो गया, ये सिलेक्शन हो गया, ये सिलेक्शन हो गया, मिनिमम कंडीशन, तब भी तो एक दिन गैप मिल रहा है, क्वेश्चन का कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। अगर इन तीनों दिन ना जा करके मान लो यहाँ पे इसके बाद वो डायरेक्टली यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, तो भी क्वेश्चन का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। क्वेश्चन में बोला है बस मिनिमम एक गैप तो होना ही चाहिए 2 दिन के बीच में, बस खत्म बात। तो इसी तरीके से करते हैं n-r+1 CR फेमस टॉपिक आप जानते हो, पीएनसी का आखिरी में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो उसी का क्वेश्चन से तो आंसर आ जाएगा आपका 12C4, कैलकुलेट कर लेना, जो भी है आंसर आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एकदम सिंपल एक मीडियम टाइप ऑफ प्रॉब्लम था कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस करके, इस बार कोई अच्छा प्रॉब्लम पीएनसी के ऊपर आया नहीं, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे अगर अपन बात करते हैं तो आप सोच सकते हो, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप सोच सकते हो कि इन अ होटल 14 नंबर क्वेश्चन कंसेक्यूटिव था दोनों पीएनसी प्रॉब्लम। 14 का अगर मैं बात करूं तो इन अ होटल 4 रूम्स आर अवेलेबल, 4 रूम्स आर अवेलेबल, ठीक है। एक होटल में 4 रूम है, ठीक है। 6 persons are to be accommodated in these 4 rooms in such a way that each of these room contains at least 1 person and at most 2 person। हर रूम एटलीस्ट 1 पर्सन तो लेना ही पड़ेगा और एक से ज्यादा 2 पर्सन ले सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ से 1 1 2 2 ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है ना। चारों को तो एक देना ही पड़ेगा और अगर एक और एटमोस्ट 2 ले सकता है, हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर एक दे देते, अभी 2 पर्सन बचता है, 2 पर्सन को किसी एक रूम में अपन नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि अगर एक रूम में डाल देंगे तो 3 हो जाएगा, बट एटमोस्ट किसी रूम में 2 ही जन आ सकते हैं, बोल के दिया, तो आपको ऑब्वियसली 2 रूम में एक करके डालना पड़ेगा, ठीक है ना। सिंपल सी चीज है, 6 जन को 4 ग्रुप में इस तरीके से ग्रुपिंग कर दो, खत्म बात, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है। तो 6 फैक्टोरियल भाई क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, अभी 1 फैक्टोरियल 2 बार आया बोल के एक और 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 बार आया बोल के एक और 2 फैक्टोरियल, और डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका कितना है 4 फैक्टोरियल, चल 4 रूम को 4 जगह पे, ठीक है, 4 रूम पे भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। एकदम नोट्स वाला सवाल है, ठीक है। तो ये सब एकदम लल्लू सवाल है, बहुत एकदम इजी लल्लू क्वेश्चन भी आए हैं, समझ में आ रहा है, क्लियर है। बट आपको सही से चुन के सवाल करना होगा, ठीक है। चलो तो पीएनसी हो गया हमारा, है ना। अभी नेक्स्ट पार्ट बाइनोमियल से चालू करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा बाइनोमियल से, पेपर 2 में आया क्वेश्चन नंबर 12 मल्टी करेक्ट में। ये पूरा अल्टीमेट गंदगी था, ठीक है।
जो आपको पूरा पूरा एकदम एक अजीब सा क्वेश्चन देकर के डराने का कोशिश किया है। इस तरह क्वेश्चन पहले तो जी ने पूछा नहीं, बट इस बार को इंट्रोड्यूस किया है। पहला 3 चीज में लिखा गया, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, बट पहला जो चीज लिखा है उन्होंने वो सिर्फ डेफिनेशन था, वो सिर्फ डेफिनेशन था और कुछ नहीं। एनसीआर का डेफिनेशन है, ठीक है। आगे जो चीज है ना, वो काम की चीज हो सकता है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो उस पर आप गौर से नजर डालो, ठीक है। g ऑफ m कॉमा n, g ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू योर सिग्मा p बराबर 0 टू m प्लस n f ऑफ m कॉमा n कॉमा p डिवाइडेड बाई n प्लस p c p। मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख रहा हूं इसको, ठीक है। और फॉर एनी नेगेटिव इंटीजर p जो चीज डिफाइंड है, नेगेटिव इंटीजर p के लिए जो चीज डिफाइंड है वो है आपका, सॉरी नेगेटिव क्या बोल रहा हूं, नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए जो डिफाइंड है वो है m n p, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 0 से p m c i। मैं एक साथ कॉम्बिनेटोरियल सिग्निफिकेंस को ब्रेक करके लिख रहा हूं, n प्लस i c p और p प्लस n c p माइनस i, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनोमियल का एक अच्छा क्वेश्चन आप मान सकते हो, इसको एक टफ प्रॉब्लम। तो पहले g ऑफ m कोमा n निकालने के लिए तो पहले आपको f ऑफ m कोमा n कोमा p इसके बारे में बातचीत करना होगा। अभी ये निर्णायक क्या चीज है जरा ध्यान से देखो। पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, क्लियर है, ध्यान से देखना। फॉर्मूला ब्रेक कर रहे हैं, n प्लस आई फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल n प्लस आई माइनस p, सही है। उधर आ जाएगा आपको ऊपर p प्लस n का फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा p माइनस i का फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस होकर के आ जाएगा n प्लस i का फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में n प्लस p c p है, ठीक है। तो n प्लस p फैक्टोरियल तो ऊपर है, फैक्टोरियल p नीचे है और बस साथ में इन दोनों का डिफरेंस दैट इज फैक्टोरियल n चाहिए, तो n प्लस p c p पूरा पूरा बन जाएगा। तो फैक्टोरियल n का अगर जरूरत है तो मैं फैक्टोरियल n ऊपर नीचे लगा देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे नीचे दो चीज है, p माइनस आई का फैक्टोरियल और n प्लस आई माइनस p का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये पूरा पूरा चीज जो है ये मिलकर के क्या बन गया, सॉरी ये पूरा नहीं, ये पूरा पूरा चीज मिलकर के क्या बन गया, n प्लस p c p, ठीक है। और ये पूरा पूरा चीज मिलकर के देखो अपना आप में क्या बन गया, है ना, n c, है ना, n c p माइनस i, ऐसा बन गया ना चीजें पूरा पूरा, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है, n c p माइनस i बन गया, ठीक है। तो अभी जब सिग्मा लगा हुआ है बाहर यहाँ पे, है ना, ये n प्लस p c p, मान लो इसको अपन कैसे लिखेंगे अभी, सिग्मा i इज इक्वल टू 0 से p m c i तो रहेगा, है ना, और n प्लस p c p जो है वो तो i के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, i मतलब i के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसको बाहर लेके चले जाओ, n प्लस p c p, ठीक है। और यहाँ पे बच रहा है n c p माइनस i जो i के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये अंदर रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज सिंप्लीफाई होकर के इसमें आ गया। अभी इसको अगर मैं ब्रेक करूं, n प्लस p c p तो बाहर रहेगा, इसको अगर ब्रेक करूं सिग्मा को क्या आएगा, mc0 mcp, फिर mc1 mcp माइनस 1, फिर mc2 mcp माइनस 2, समझ में आ रहा है ना। ऐसे चलते चलते लास्ट आएगा mcp और mc0, ठीक है। इस चीज को एनालाइज करना, यहां तक तो बहुत बच्चे सोच लेते हैं, बट इस चीज को एनालाइज करने के लिए आपको अच्छा खासा बाइनोमियल का प्रैक्टिस होना जरूरी है, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ चीज को हम दो एक्सपांशन से हमेशा डील करते हैं, है ना, क्लास नोट्स में ही है, कराते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत, ठीक है। तो दो एक्सपांशन से, एक आप देख रहे हो m का और एक आप देख रहे हो n का एक्सपांशन होगा, ठीक है। तो ये दो एक्सपांशन की मदद से इस टाइप का, क्योंकि दो चीज का प्रोडक्ट दिख रहा है ना, तो सॉल्व करेंगे, बिकॉज कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट यहाँ पे पता ही चल रहा है, ठीक है। तो कैसे इस चीज को हम डील करते हैं जरा ध्यान से देखो। अगर मैं 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर m का बात करूं तो वो क्या आएगा, है ना, mc0 x टू दी पावर 0 दैट इज 1 प्लस mc1 x प्लस mc2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू mc, जहां तक भी आप बात कर रहे हो छोड़ दो, है ना, ठीक है। जहां तक चलेगा mc m तक चलेगा और इनटू x टू दी पावर m आ जाएगा, सही है, लिख ही देते चलो लास्ट टर्म mc m x टू दी पावर m, ठीक है। चलो तो आगे अगर बात करें अपन 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर n का, तो ये mc0 से स्टार्ट होगा प्लस mc1 इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे mc0 से mcp तक है, ठीक है ना। तो p कहीं ना कहीं इससे पहले तो आया होगा ना जनाब, p तो कहीं ना कहीं इससे पहले तो आया होगा, मान लो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो p आया होगा ना, mcp, p m से छोटा मान रहे हम, है ना,
x यहाँ पे 2 है तो x के ऊपर 2 है, तो यहाँ पे p है तो x के ऊपर p, ये टर्म तो कहीं ना कहीं भी बीच में आया होगा, समझ में आ रहा है। सिमिलरली इधर भी बीच में कहीं ना कहीं ncp x टू द पावर p प्लस डॉट 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 ncn x टू द पावर n, ये टर्म कहीं ना कहीं पे आया होगा। अभी आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, mc0 के साथ कौन चाहिए, ncp, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट हो। इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, ncp minus 1 x to the power p minus 1, फिर आपको चाहिए mc1 into ncp minus 1, that is this into that, तो this into that, है ना। तो कोफिशिएंट कितना आएगा, है ना, साथ में क्या आएगा, x to the power p आएगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट करके x to the power p आएगा, है ना। फिर x स्क्वायर के साथ mc2 into ncp minus 2, समझ में आ रहा है ना, दैट इज इसके साथ x to the power p ऐसे चलेगा। और लास्ट वाला क्या है, mcp into nc0, तो ये भी x to the power p है। मतलब यहां तक आपको काम समझ लेना है, ठीक है। मतलब आपको जो भी चीज चाहिए वो ये पूरा पूरा क्या लिखा गया है कि अगर मैं इन दोनों एक्सपांशंस को प्रोडक्ट करके लिख देता हूं तो पावर में m प्लस n आ जाएगा। तो जो एक्सपांशन आएगा उसमें जो x टू दी पावर p का जो कोफिशिएंट आएगा, x टू दी पावर p का जो कोफिशिएंट आएगा वो ये लिखा गया है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज सोचना, मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आपका प्रैक्टिस होगा तो आप आराम से कर सकेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस 1 प्लस इन दोनों को अगर प्रोडक्ट करो तो बहुत सारे टर्म आएगा, उसमें x टू दी पावर p का जो कोफिशिएंट आएगा वो ये चीज लिखा गया है जो आपको सोचना था। तो वैसे के लिए आपको इस चीज में x टू दी पावर p का कोफिशिएंट देखना है, समझ में आ रहा है ना। तो इस चीज में, इस एक्सपांशन में x टू दी पावर p का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, है ना, m प्लस n c p, क्लियर है, m प्लस n c p हो जाएगा आंसर, क्लियर है ना, ठीक है। तो x टू दी पावर, तो इस पूरा प्रॉब्लम का जो आंसर हो जाएगा वो m प्लस p c p हो जाएगा, और इसका मतलब ये वाली पूरा चीज का आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर p इन दिस एक्सपांशन, जो कि हो जाएगा m प्लस n c p, ठीक है। तो g ऑफ m n f ऑफ m n ये अगर डाल देंगे तो ये कैंसिल आउट होकर के g ऑफ m n क्या बचेगा, g ऑफ m n क्या बचेगा, सिग्मा p वेरीज फ्रॉम 0 से m प्लस n, एंड अंदर आ जाएगा आपका m प्लस n c p, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, m प्लस n c 0 प्लस m प्लस n c 1, ठीक है ना, डॉट डॉट प्लस m प्लस n c m प्लस n। तो ये तो सभी जानते हो 2 टू दी पावर m प्लस n होगा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस x टू दी पावर n का एक्सपांशन जैसे ये वाला आया है ना, अभी अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 1 डाल देता हूँ तो ये 2 टू दी पावर m हो जाएगा, और इधर क्या आएगा mc0 mc1 mc2, इन सब का समेशन हो जाएगा ना। तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 2 टू दी पावर दैट। तो यहाँ पे क्या है, n की जगह पे m प्लस n है तो पावर में भी m प्लस n आ गया। तो g ऑफ m n जो है वो अपन ने निकाल दिए 2 टू दी पावर m प्लस n। अभी अपने को ऑप्शन चेक करना होगा, ठीक है। अभी ऑप्शन एकदम सिंपल है चेक करना, इतना तक हमने बात कर लिए। टफ इस प्रॉब्लम को इसीलिए बोलूंगा क्योंकि जो उन्होंने जो प्रॉब्लम को दिखाए जिस तरीके से बड़ा डरावना था, है ना। लगभग अगर 1,60,000 बच्चा पेपर दे रहा, मान लो कम से कम 1.5 लाख बच्चे तो छोड़ ही दिए होंगे इसको, ठीक है, देख के छोड़ दिए होंगे, पर अटेम्प्ट भी नहीं किया होगा। ऊपर से पेपर 2 के आखिरी का सवाल है जब दिमाग एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन के लिए और इसका जो अरेंजमेंट था क्वेश्चन का उसके लिए मैं इसको टफ बोलूंगा, बट ऑप्शन चेक कर लेते हैं अभी, ठीक है। g ऑफ m n इज इक्वल टू g ऑफ n n, तो m की जगह पे m अगर देंगे तो क्या दिक्कत है, ये ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही होगा। बी ऑप्शन में बोल रहा है m n प्लस 1, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे n प्लस 1 डालता हूँ और m प्लस 1 तो सेम ही आएगा, दोनों ही सेम आएगा, m प्लस 1 ही आएगा दोनों, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सही है क्या। और अगर सी ऑप्शन का अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन 2m 2n, ठीक है ना। तो 2m और 2n अगर डालेंगे तो 2 टू दी पावर 2m प्लस 2n, ठीक है। तो ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे, 2 टू दी पावर m प्लस n का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 2 टू दी पावर m प्लस n क्या है, g ऑफ m n का होल स्क्वायर, सही है क्या। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपको सी ऑप्शन नहीं डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बी डी, ठीक है। तो पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 12 ओनली प्रॉब्लम ऑफ बाइनोमियल जो एक अच्छा प्रॉब्लम था, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी डी, क्लियर है, सही है। चलो तो बाइनोमियल खत्म होते ही हमारा अलजेब्रा का अगला सेक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को देख लेते चलिए जरा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी देखते आराम से हो जाएगा चीजें, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का 3 क्वेश्चन आया, प्रोबेबिलिटी वही चैप्टर है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा, क्लियर है क्या। चलो तो अपन समझते हैं और एक एक क्वेश्चन करते हैं, क्लियर है। अच्छे प्रॉब्लम्स थे, इतना भी इजी नहीं थे। प्रोबेबिलिटी मीडियम टू टफ आप बोल सकते हो सारे प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम टफ बोलूंगा, 2 प्रॉब्लम मीडियम बोलूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं। ये प्रोबेबिलिटी का पहला क्वेश्चन था पूरा पेपर में, ठीक है। चलो तो वो क्या आया था देखते हैं। लेट C1, C2
two biased points such that probabilities of getting head in a single toss, एक बार उछाला उसको are 2/3 and 1/3, तो probability of getting heads ही तो है ना, हाँ heads in C1 वो कितना दिया है 2/3 and probability of getting head in the single toss in case of point 2 is 1/3. ठीक है, अच्छा suppose alpha is the number of heads that appear, ठीक है, अल्फा टोटल नंबर ऑफ हेड्स एपीआर है इन केस ऑफ C1 कॉइन, ठीक है, जब मैं 2 बार टॉस किया है ना, टॉस कितना बार किया 2 टाइम्स किया अभी, ठीक है, और बीटा किसका है C2 का है, टोटल नंबर ऑफ हेड्स इन केस ऑफ C2, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस अल्फा x प्लस बीटा आर रियल एंड इक्वल। तो इस प्रॉब्लम के लिए इसको मैं मीडियम और टफ बोल सकता हूं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के साथ जिस तरीके से उन्होंने क्वाड्रेटिक को मिक्स किया है, बड़ा खूबसूरत सा चीज था। आपको बोला गया है कि इस बात का प्रोबेबिलिटी बताओ ताकि इसका जो रूट्स है वो क्या हो जाए रूट्स, ये था ना इक्वेशन x स्क्वायर माइनस अल्फा x प्लस बीटा, इसका रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाए। और आप जानते हो रूट्स रियल और इक्वल कब होता है, जब d बराबर 0, दैट इज अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 4 बीटा हो सकता है, ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 4 बीटा। अभी आप एक चीज सोचो कि अल्फा है नंबर ऑफ हेड्स, जब 2 बार टॉस किया गया तो नंबर ऑफ हेड्स, तो अल्फा का पॉसिबिलिटी क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, क्योंकि 2 बार टॉस करने पे या तो 0 बार हेड आएगा, या तो 1 बार हेड आएगा, या तो 2 बार हेड आएगा, ठीक है। सिमिलरली बीटा भी आपका 2 बार टॉस किया गया है, तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो अल्फा बीटा का पॉसिबिलिटी 0, 1 और 2 छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता। तो अगर इन तीनों पॉसिबिलिटी को यहाँ पे सेटिस्फाई कराना है तो अपन देख सकते हैं कि अल्फा अगर 0 डालते, बीटा अगर 0 डालते तो एक पॉसिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, और अल्फा अगर 2 डाले तो बीटा को 1 डाल सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है, क्लियर है ना, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है, यही 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक केस हो जाएगा आपका अल्फा 0 बीटा 0, और एक केस हो जाएगा आपका अल्फा 2 और बीटा 1, ठीक है। तो अल्फा 0 मतलब क्या कि C1 के केस में कोई हेड नहीं आया, 2 बार टॉस किया, दोनों बार ही कोई हेड नहीं आया, मतलब दोनों बार टेल आ गया, और बीटा 0 मतलब इसके केस में भी दोनों बार टेल ही आ गया, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। और C2 मतलब यहां पे दोनों बार हेड आ गया, और यहां पे एक बार हेड आया। अभी एक बार अगर हेड आता है तो इसके अंदर पे 2 केस हो जाएगा, एक बार हेड एक बार टेल, और एक बार टेल एक बार हेड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल दो, बेसिकली इन दोनों केस का एडिशन हो जाएगा। पहले तो इस केस का करो, ठीक है ना, पहला बार टॉस किया C1 पे, इंडिपेंडेंटली टॉस हो रहा है सारे, पहला बार C1 पे, तो प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होता जाएगा। अगर इंडिपेंडेंटली सभी को आप टॉस कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई करते जाओगे। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, C1 के केस में हेड आने का था 2/3, तो टेल आने का 1/3 होगा, बिकॉज बायस डाइपोल है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी 1/3 हो जाएगा। अभी बीटा इक्वल टू 0 मतलब C2 के केस में टेल आने का प्रोबेबिलिटी, हेड आने का 1/3 है तो टेल आने का 2/3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 2/3 प्लस करो अल्फा 2 मतलब दोनों बार हेड मतलब 2/3 इंटू 2/3, और इसको मैं ऐड करके लिखूंगा, है ना, एक बार हेड एक बार टेल बीटा के केस में, तो हेड आने का 1/3, टेल आने का 2/3, प्लस टेल आने का 2/3 और हेड आने का 1/3, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है क्या, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 4/81 आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है ये 4/9, और यहाँ पे आ रहा है ये 4/9, दैट इज 16/81। तो ओवरऑल आपका आंसर आ गया 20/81, क्लियर है क्या। तो 20/81 दैट इज आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को इस तरीके से इंटरप्रेट करके निकालना मेरे लिए शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसीलिए मैं इस प्रॉब्लम को एनालिसिस में आपको मॉडरेट टू टफ सेक्शन में रेट किया है, क्लियर है। चलो, तो ये पेपर 1 में था एक सिंगल करेक्ट चॉइस में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन और अगला प्रॉब्लम देखते हैं जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर आया। अगला प्रॉब्लम जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर आया वो डायरेक्टली आपका पेपर नंबर 2 पे आया, क्वेश्चन नंबर 2 सिंगल इंटीजर चॉइस में, ठीक है। तो पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, बोलता है भाई घिसा पिटा नोट्स वाला सवाल, ठीक है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए मिसाइल हिट्स ए टारगेट सक्सेसफुली इज 0.5। प्रोबेबिलिटी दैट द मिसाइल, क्या, प्रोबेबिलिटी दैट ए मिसाइल हिट्स द टारगेट, मिसाइल उस टारगेट को हिट करता है, मिसाइल हिट्स द टारगेट is 0.75, it is given to us। अभी बोला है इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टारगेट कंप्लीटली
एटलीस्ट 3 सक्सेसफुल हिट्स आर रिक्वायर्ड। उस टारगेट को, मान लो यहाँ पे एक टारगेट है, यहां से अपन मिसाइल से हिट कर रहे हैं, तो उस टारगेट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए कम से कम 3 हिट तो करना ही होगा। कम से कम 3, मतलब 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। देन द मिनिमम नंबर ऑफ missiles that have to be fired so that the probability of completely destroying the target is not less than 0.95, not less than 0.95, that is probability of destroying the target, probability of destroying the target is greater than equal to 0.95, obviously greater than equal to 0.95। ये क्लियर है? अभी चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द टारगेट, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी मैं मान लेता हूं कम से कम 3 मिसाइल हिट किया, सॉरी n नंबर ऑफ मिसाइल हिट करना पड़ा। मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स आपको बोला है ना कितना होगा, तो n मान लिया, ठीक है। तो मान लिया कि 3 मिसाइल हिट किया, डिस्ट्रॉय हो गया। 3 अगर नहीं करते, मान लो 4 किया, है ना, मान लो पहले आप दोनों में किया, तीसरे वाले पे नहीं किया, चौथे वाले पे किया, फिर पहला दोनों पे किया, फिर दोनों 2 पे नहीं किया, फिर एक में किया, ऐसे ही चलता जाएगा ना चीजें, ठीक है। बट ये कहां तक चलेगा ये तो अपने को पता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, ये ना निकाल करके क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो केस माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मिसाइल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मिसाइल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मिसाइल, ये तीनों केस घटा देंगे तो हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये तो अपन निकाल नहीं पाएंगे ना, 1 माइनस ये ना निकाल करके ये निकालना ही बेहतर है, ठीक है ना। ये सोचना थोड़ा सा आप डिफिकल्ट बोल सकते हो यहाँ पे। अभी P ऑफ 0 क्या है ना, सक्सेस क्या है, ये हो गया आपका सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और फेलियर क्या हो जाएगा, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़े होंगे 0.25, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, NCR इनटू सक्सेस टू द पावर n माइनस r इनटू फेलियर टू द पावर r, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, NC0 सक्सेस कितना है 3.75, दैट इज 3/4 टू द पावर 0 इनटू 1/4 टू द पावर सॉरी n माइनस 0, और यहां पे हो जाएगा 0, है ना, माइनस NC1 इनटू 3/4 टू द पावर 3 सॉरी यहां पे आएगा 0, यहां पे आ जाएगा n, सही है क्या। और यहां पे आ जाएगा 0, सक्सेस टू द पावर r होता है और फेलियर टू द पावर n माइनस r होता है, सही है क्या। तो यहां पे हो जाएगा आपका 1/4 टू द पावर 1, ठीक है। और यहां पे सॉरी n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे तो आएगा आपका 1, ठीक है। और माइनस P2 हो जाएगा NC2 इनटू 3/4 होल स्क्वायर इनटू 1/4 टू द पावर n माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95, दैट इज 95/100 व्हिच विल बी 19/20। क्लियर है? तो इतना सा अपने को समझ में आ रहा है। अभी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये लंबा चौड़ा। NC0 तो आपका क्या होता है जानते हो, 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 टू द पावर n, माइनस NC1 तो n होता है, ठीक है, 3/4, तो ये 3n हो गया, नीचे 4 टू द पावर n माइनस 1 और 4 मिल करके 4 टू द पावर n हो गया। और यहाँ पे NC2 कितना होता है, n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है ना। तो 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 स्क्वायर और 4 टू द पावर n माइनस 2 मिलके 4 टू द पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 19/20। क्लियर है क्या। तो 4 टू द पावर n उधर लेकर के चले जाओ, एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे अगर एलसीएम ले लेंगे अपन लोग तो 4 टू द पावर n लिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है, -1 माइनस 3n। पहले तो एक काम करते हैं, पहले इसको नीचे लेकर के आ जाते हैं, या फिर और आसान करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, 4 टू द पावर 1 को उधर भेज दो, तो 4 टू द पावर 1 माइनस 3n माइनस 9 इंटू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टू द पावर n इंटू 19/20, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अभी 20 को इधर ला करके चिपका देते हैं, 20 को इधर ला करके चिपका दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 4 टू द पावर n माइनस 20 माइनस 60n माइनस 10 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 90n इंटू n माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 19 इंटू 4 टू द पावर n। तो ये अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 20 से 19 गया तो 4 टू द पावर n आया, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू अगर मैं बात करूं, ये सारी चीज अगर उधर भेज देते तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 60n प्लस 90n स्क्वायर प्लस 90n, ठीक है। क्लियर है क्या। तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये 2 टू द पावर 2n हो जाएगा ये। और यहाँ से अगर मैं 90 और 60 को अगर 150 लिख देता हूँ तो कोई बुरा नहीं होगा, है ना। और 10 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9n स्क्वायर प्लस 15n प्लस 2, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ से कैलकुलेट करना हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपरली आपको क्रॉस चेक करना पड़ जाएगा, है ना, वैल्यू पुट कर करके। n 1 का वैल्यू अगर 2 n का वैल्यू अगर 1 डालते हैं, है ना, n का वैल्यू अगर अपन 1 डालते हैं, ये सही बैठ रहेगा,
n का वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा शायद, 2 डालेंगे तो भी नहीं करेगा, 16 आएगा, 3 डालेंगे तो भी नहीं करेगा जहां तक लग रहा है। 4 अगर डालेंगे, 4 पे चेक कर लेते हैं, रुको, 4 इंटू 2 8, 2 टू द पावर 8 256, और यहाँ पे 4 डाल के देखो, 16 इंटू 9 144 प्लस 62 दैट इज 8 2080। ठीक है, ये भी नहीं कर रहा है बिल्कुल। 5 अगर डालेंगे तो 5 में ये कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 10 दैट इज 1024, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 अगर डालेंगे तो 9 इंटू 25 225 प्लस 5 इंटू 15 77 है ना, तो 2 1 3020 1024 और 3020 नहीं करेगा। 6 अगर डालेंगे तो 2 टू द पावर 12 आ जाएगा, 2 टू द पावर 12 यानी कि पता नहीं यार, 2 टू द पावर 12 मतलब 1024 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4, तो ये लगभग 4096 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर 6 डालेंगे 36 इंटू 9, बाप रे ये सब कौन करेगा, 36 इंटू 9 तो 324, और यहाँ पे 92, तो ये आ जाएगा 6, तो 11 416 4160 सही है। 4160 6 भी नहीं कर रहा है ना, 6 भी नहीं कर रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, 6 भी नहीं कर रहा है ना, सही किया ना मैंने कैलकुलेशन, हाँ सही तो लग रहा है। 36 इंटू 9 सही है, और यहाँ पे होगा आपका 92, तो ये 6 11 416 4160 नहीं कर रहा, मतलब अभी तो क्लोज आ गया, मतलब पता ही चल रहा है कि 7 से शुरू हो जाएगा करना, 7 से ये स्टार्ट हो जाएगा आपका सेटिस्फाई करना, समझ आ रहा है, 7 से ये सेटिस्फाई करना स्टार्ट हो जाएगा। तो लास्ट n को मैं क्या बोलूंगा, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल्स कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा आपका। क्लियर है, समझ आ रहा है ना, तो पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 2 विल बी ऑन 7। कैलकुलेशन एक बार देख लेना बस आप, है ना, बस प्रोसेस तो वही है पूरा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी का लास्ट प्रॉब्लम जो पेपर 2 में वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है देखते हैं, है ना, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में था ये प्रॉब्लम, ठीक है, तो देखते हैं, अच्छा सवाल है ना। तो कंडीशन एंड प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, बोल रहे हैं 2 फेयर डाइज ईच विथ फेज नंबर 1 to 6 सभी जानते हैं, are rolled together and the sum of the numbers of phase are observed, ठीक है। The process is repeated till the sum is either a prime number, 2 फेयर डाइज रोल किया और सम मेरे को प्राइम नंबर और परफेक्ट स्क्वायर, प्राइम नंबर चाहिए या तो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, ठीक है। सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी ए प्राइम नंबर, ठीक है, मतलब कंडीशनल समझ गए, है ना। सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना, सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी, सम इज परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट इज प्राइम, बिफोर इट इज प्राइम, ये तो निकालना पड़ेगा ही, है ना। और जो क्वेश्चन पूछा है, P is the probability that perfect square is an odd number, है ना, P is the probability that perfect square is an odd number where it is given that कि this is already occurred, ठीक है। तो perfect square is odd, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना, ये लाइन पढ़ के समझ आ रहा है, डिवाइडेड बाय सम इज परफेक्ट स्क्वायर, है ना, बिफोर इट इज प्राइम, प्राइम आने से पहले ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। तो चलो पहले तो देखते हैं कि क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर या फिर प्राइम नंबर। सम दोनों में क्या आ सकता है, मिनिमम 2 आ सकता है, मैक्सिमम जब 6 आ जाएगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सम कितना हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे कितना है, परफेक्ट स्क्वायर वाला केस देख लो, परफेक्ट स्क्वायर तो 2 ही होगा, 4 और 9, ठीक है ना, 4 और 9 2 ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। और प्राइम का अगर मैं बात करूं तो प्राइम तो बहुत सारे हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना, 11 हो जाएगा, ठीक है, इतने सारे प्राइम हो जाएगा। तो 2 के पॉसिबल केसेस क्या आ, 2 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है ना, डाई का नंबर बोल रहा हूं, 3 1 भी हो सकता है। 9 के पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, 4 5 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, ठीक है, या तो 3 6 या तो 6 3 ऐसे चल सकता है। क्लियर है क्या,
समझ में आ रहा है? और तो कुछ नहीं होगा। 2 का पॉसिबिलिटी एक ही होगा 1 1, 3 का 2 ही होगा 1 2 और 2 1, है ना। 5 का अगर मैं देखूं तो 1 4 4 1 हो सकता है, 2 3 3 2 हो सकता है, और कुछ नहीं। 7 का अगर देखो तो 1 6 6 1 हो सकता है, 2 5 5 2 हो सकता है, और 3 4 4 3 हो सकता है, ठीक है ना। और 11 का देखे तो 2 ही होगा, 5 6 और 6 5। तो प्राइम का पॉसिबल केसेस कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इधर 15 पॉसिबल केसेस, उधर 7 पॉसिबल केसेस। तो टोटल फेवरेबल कितना हो गया? 22, और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? 36, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर या फिर प्राइम आने का प्रोबेबिलिटी हो गया ये, है ना, 22/36, ठीक है ना। चलो 22 में से कोई भी एक आने से परफेक्ट स्क्वायर या फिर प्राइम हो जाएगा, और 36 तो आप समझ ही रहे हो, टोटल पॉसिबिलिटी दैट इज 61 into 61। क्लियर है? तो ये समझ में आता है हमें, ठीक है। तो अभी हमें जो चीज निकालना है वो क्या है, हमें समझना पड़ेगा। ये चीज हमें निकालना है, ठीक है, ये चीज निकालना है। ये चीज क्या है? और ये चीज बोल के दिया है कि इनडेफिनेटली चल रहा है, मतलब जब तक एक जन जीतता नहीं है, जैसे वो क्वेश्चन नहीं था जो एनसीईआरटी में सिंपल सा क्वेश्चन होता है ना, रेड जब तक नहीं उठाएगा तो जीतेगा नहीं, ठीक है। तो पहला वाला रेड उठा लिया पहले वाले भी, तो गेम ओवर हो गया। अगर नहीं उठा पाया तो पहले वाला अगर नहीं उठाया तो दूसरा वाला उठा लिया, फिर पहला वाला दूसरा वाला नहीं उठा पाया तो तीसरा वाला उठा लिया। ऐसे चलते चलते ये एक इनफाइनाइट जीबी बन जाता है, वही है ना। तो इनडेफिनेटली अगर बोल दिया तो एग्जैक्टली वही फीलिंग आएगा। तो सबसे पहले तो हमें डिनोमिनेटर लिखना है, फिर न्यूमरेटर लिखना है। तो डिनोमिनेटर को मान लेते b और न्यूमरेटर को मान लेते a। तो ये क्या आ जाएगा? p ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय p ऑफ b। वही है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो p ऑफ b क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी दैट सम इज परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट इज प्राइम। तो सम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। परफेक्ट स्क्वायर कितना है? परफेक्ट स्क्वायर कितना है? 7 परफेक्ट स्क्वायर है। 7 में से कुछ भी आएगा तो जीत जाएगा, ठीक है। सम इज परफेक्ट स्क्वायर, हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट इज प्राइम, ठीक है। नीचे से प्रोबेबिलिटी ऑफ b आएगा, ठीक है। तो सम इज परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो सम परफेक्ट स्क्वायर आने का क्या ऑप्शन है? 7/36, ठीक है। 7/36 अगर आ गया तो बिल्कुल सही है। बिफोर इट इज प्राइम मतलब प्राइम आने से पहले, प्राइम आने से पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे ध्यान से देखो, मान लो पहला बार थ्रो में ही 7/36 आ गया, तो आ गया ना परफेक्ट स्क्वायर, पहले ही आ गया परफेक्ट स्क्वायर बिफोर प्राइम। अभी मान लो पहला बार परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, तो पहला बार अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो मतलब मान लो पहला बार थ्रो जब किया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। भाई अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया और अगर आपने बोल दिया कि 15/36 दैट इज प्राइम अगर आ गया तो लफड़ा हो जाएगा। बिकॉज हमें बोलना है कि हम गेम तभी जीतेंगे जब परफेक्ट स्क्वायर प्राइम से पहले आएगा। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है पहले वाले पे तो प्राइम भी नहीं आना चाहिए, तभी अपन जीतेंगे। सेकंड वाले पे, सेकंड वाले जब थ्रो होगा उसमें हमारा जीतने का प्रोबेबिलिटी बनेगा। समझ में आ रहा है आपको, है ना। पहले बार जब थ्रो करेंगे तब अगर प्राइम नहीं आया तो तब हमें, तब अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, परफेक्ट स्क्वायर अगर आ गया तब तो जीत ही जाएंगे। ये क्या है? मान लो पहला बार थ्रो करके अपन जीत गए। अगर पहला बार नहीं जीते तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं आया, साथों साथ प्राइम को भी नहीं आना पड़ेगा। बिकॉज अगर प्राइम आ गया तब तो कंडीशन फेल हो जाएगा, गेम ही ओवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सेकंड बार मतलब जो आएगा यहाँ पे जो भी चीज लिखोगे उसमें फर्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट आएगा कि फर्स्ट थ्रो का पॉसिबिलिटी। फर्स्ट थ्रो में अभी आप हार गए, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं आया तो प्राइम भी नहीं आ सकता, दैट इज 22 में से कुछ भी नहीं आ सकता। तो बचेगा कितना? 14/36। तो फर्स्ट थ्रो का पॉसिबिलिटी हो गया 14/36, ठीक है। अभी सेकंड बार जब थ्रो किया तो मान लो 7/36 आ गया तो आप जीत गए। फिर क्या हुआ? फिर 14/36 पहले वाले पे आया, फिर सेकंड वाले पे भी 14/36 आया, मतलब कुछ नहीं हुआ, और थर्ड वाले पे जाके 7/36 आ गया, ठीक है ना। फिर मान लो पहले वाले पे, दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे किसी पे नहीं आया, तीनों पे 14/36, और लास्ट वाले पे आ गए 7/36 फोर्थ वाले पे, तो फोर्थ वाले पे आप जीत गए। क्लियर है? तो ऐसे ये इनडेफिनेटली का मतलब ऐसे ये चलता जाएगा अप टू इंफिनिटी। तो ये एक इनफाइनाइट जीबी बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर होगा आपका फेवरेबल, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे आएगा? आपको परफेक्ट स्क्वायर और चाहिए, पहले तो परफेक्ट स्क्वायर आए, उसके बाद वो परफेक्ट स्क्वायर आपको और चाहिए। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर, पहला ही थ्रो में परफेक्ट स्क्वायर आने का प्रोबेबिलिटी 7/16। क्या काम खत्म हो गया? नहीं, काम खत्म नहीं हुआ। वो परफेक्ट स्क्वायर मेरे को ऑड चाहिए। तो ऑड कितना है? ऑड तो परफेक्ट स्क्वायर 9 है, 9 का पॉसिबल केसेस 4 है, 4 आने से ही परफेक्ट स्क्वायर दोनों का समेशन 9 परफेक्ट स्क्वायर ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू 4 अपॉन टोटल कितना? 36 नहीं 7, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट बार, फर्स्ट बार जब थ्रो किया उसका प्रोबेबिलिटी। अगर फर्स्ट बार मैंने नहीं जीता मान लो,
है ना। फर्स्ट बार अगर नहीं जीता तो फर्स्ट बार क्या आ सकता है, 14/36 आएगा, है ना। परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं आया और वो भी नहीं आया, ठीक है। इनटू सेकंड बार क्या, ये एक्चुअली है कितना, ये 4/36 है, इनटू सेकंड बार में जीता 4/36, फिर पहला बार भी नहीं, दूसरा बार भी नहीं, तो तीसरा बार जीता, ऐसे ये चलता जाएगा अप टू इंफिनिटी। तो ऊपर एक इनफाइनाइट जीपीए सम कर लो, नीचे एक इनफाइनाइट जीपीए सम कर लो, डिवीजन ले लो, आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा लॉजिक है, बस खत्म बात। क्लियर है, तो बस ये कंडीशनल अच्छा मिक्स किया उन्होंने उस वाले प्रॉब्लम को कंडीशनल के साथ, इसीलिए मैं इस प्रॉब्लम को जो है वो टफ में रीड करूंगा, ठीक है। चलो तो अभी आगे वाला चीज अपन देखते हैं, है ना। हमारा रिमेनिंग जो डिस्कशन है वो क्या है अपना, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो वैसे ही डिटरमिनेंट्स को मैट्रिसेस के साथ मर्ज करके उन्होंने पूछ लिया, है ना। तो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन जो बाकी है वो देख लेते हैं फटाफट, तो हमारा जे एडवांस 2020 का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलो तो पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 8 मैट्रिसेस का पहला क्वेश्चन, ठीक है। बोला है कि M एक 3x3 इन्वर्टेबल मैट्रिक्सेस है और कौन सा ऑप्शन ऑलवेज ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू। बहुत बच्चे यहाँ पे देख के बोलेंगे, देखो ये तो प्रॉपर्टी आप जानते हो, ये कंडीशन दिया हुआ है तो ये प्रॉपर्टी आप जानते हो, डिटरमिनेंट ऑफ m टू द पावर 3 - 2, तो ये 1 हो जाएगा इनटू m, ठीक है, ये तो आप जानते ही हो। पर बहुत बच्चे जो है ना यहाँ पे देख के बोल देंगे सर ये तो I फॉलो कर रहा है, तो I अगर फॉलो करता है तो चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, जो कि बिल्कुल गलत है, बिकॉज चारों ऑप्शन हो नहीं सकता है। बोला है कि ऑलवेज ट्रू, हमेशा जो I होगा ऐसा कोई जरूरी है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बच्चे फंस गए होंगे, समझ में आ रहा है। तो अभी अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन करने की कोशिश करूं तो मैं चाहता हूं कि किसी तरीके से मेरे पास डिटरमिनेंट का वैल्यू पहले निकालने की कोशिश करूंगा, तो मैं m से प्री मल्टीप्लाई या फिर क्लोज मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, तो ये कितना हो जाता है m इनवर्स इनटू m i, आप जानते हो, ठीक है। और यहाँ पे m स्क्वायर है, ये स्केलर है, ये एक मैट्रिक्स है। तो अभी अगर दोनों तरफ मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूं तो इधर 1 आ जाएगा, इधर डिटरमिनेंट ऑफ m है और इसका डिटरमिनेंट इनटू डिटरमिनेंट ऑफ m स्क्वायर, तो ये ओवरऑल डिटरमिनेंट ऑफ m क्यूब हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ m क्यूब अगर 1 है तो डिटरमिनेंट ऑफ m कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बाकी तो कॉम्प्लेक्स आएगा, उससे हमें कोई मतलब है नहीं। तो डिटरमिनेंट ऑफ m 1 आ गया, ये एक ऑप्शन तो करेक्ट हो ही गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो ही गया, ठीक है। तो अभी आपको ये निकालना, अगर डिटरमिनेंट मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, I इज इक्वल टू हमारा क्या आया था, डिटरमिनेंट ऑफ m इनटू m स्क्वायर था ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ m अगर 1 हो गया तो m स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ठीक है। और डी ऑप्शन में पूछा है एडजॉइंट ऑफ m का होल स्क्वायर। अभी एडजॉइंट ऑफ m होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ m बाय डिटरमिनेंट ऑफ m विल बी योर m इनवर्स, ठीक है, आप जानते हो। अभी डिटरमिनेंट ऑफ m हो गया 1, तो ये m इनवर्स के इक्वल है ना। और डिटरमिनेंट ऑफ m अगर 1 हो जाता है तो m इनवर्स m के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो m इनवर्स जो होगा वो m के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है। अभी अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, एंड m स्क्वायर इज इक्वल टू I, इस ऑप्शन से पता चल गया, दैट इज डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक सिंपल और कैलकुलेटिव बिल्कुल नहीं बोल सकते इसको, आराम से इस तरीके से कर सकते हो, बट थोड़ा सा ट्रिकी था, प्रॉपर्टी वगैरह यूज हो रहा था, एडजॉइंट का प्रॉपर्टी पहले यूज हुआ, फिर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ, ये सबसे ट्रिकी स्टेप था, ठीक है। फिर डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी यूज हुआ, फिर एडजॉइंट यूज हुआ, है ना, इसीलिए मैं इस प्रॉब्लम को टफ रेट कर रहा हूं। बाकी अदरवाइज अगर आपका सही प्रैक्टिस है तो आराम से आप चीजों को निपटा करके आए हो, ठीक है। तो इसके बाद पेपर 2 में एक लास्ट प्रॉब्लम आया था मैट्रिसेस का, चलो कर लेते हैं, और वो था ट्रेस के ऊपर बेस्ड, ठीक है, ट्रेस के ऊपर। और 2x2 मैट्रिसेस दे रखा था तो हमें कोई टेंशन नहीं है, आराम से अपन कर सकते हैं। द ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज, जानते सभी, डिफाइन करके दिया है। 2x2 मैट्रिसेस का बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पेपर 2 सिंगल चॉइस, ठीक है। बोल रहा है ट्रेस ऑफ सच दैट द ट्रेस ऑफ ए का ट्रेस है 3, है ना, और ट्रेस ऑफ a क्यूब इज -18, तो डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट बोला है। तो जब भी आपको 2x2 मैट्रिसेस पूछा जाता है तो आराम से आप कंसीडर करके ही कर सकते हो, मैट्रिक्स को कंसीडर कर लो a b c d, ठीक है। तो डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, ad - bc का वैल्यू आपको निकालना है, तो कैलकुलेशन करो, अपना आप आ जाएगा, ठीक है ना। ट्रेस मतलब क्या, डायगोनल एंट्रीज का समीशन, तो a + d का वैल्यू 3 तो पता चल गया, और यहाँ पे a क्यूब आपको निकालना पड़ेगा, बस वही एक कैलकुलेशन है ना। तो a क्यूब अगर निकालते हो तो पहले a स्क्वायर निकालो, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस bc, इधर आ जाएगा ab प्लस bd, इधर आ जाएगा ac प्लस cd, और इधर आ जाएगा आपका bc प्लस d स्क्वायर, ठीक है। अभी अगर a क्यूब निकालना चाहते हो तो इसके साथ वापस abcd को प्रोडक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, है ना, a क्यूब प्लस abc, है ना,
प्लस ए क्यूब प्लस ए बी सी प्लस इधर से ए बी सी आ जाएगा प्लस बी सी डी आ जाएगा ना। इधर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी डी प्लस बी डी स्क्वायर है ना। ए बी स्क्वायर सॉरी यार हाँ ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस प्लस ए बी डी प्लस बी डी स्क्वायर सही है। और नीचे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस ए सी डी है ना प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर है ना बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस बी सी डी प्लस डी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेस ये तो ए क्यूब हो गया, ए क्यूब का ट्रेस का समीशन देख लो, डायगोनल एंट्रीज का समीशन देख लो कितना है ए क्यूब प्लस ट्वाइस ए बी सी प्लस बी सी डी। ए क्यूब प्लस ट्वाइस ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस इधर ए बी सी, तो ये थ्राइस ए बी सी हो जाएगा प्लस बी सी डी आया दैट इज ये ट्वाइस बी सी डी हो जाएगा। ठीक है, ट्वाइस बी सी डी एक और बी सी डी दैट इज थ्राइस बी सी डी हो जाएगा प्लस ये डी क्यूब व्हिच इज इक्वल टू -18 इज गिवन टू अस। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली समझ आ रहा है भाई कि यहाँ से अगर मैं और इन दोनों को मार्च कर लेता हूँ तो यहाँ पे a प्लस डी होल क्यूब -3ad इंटू ए प्लस डी मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर 3bc मार्च कर लेता हूँ तो a प्लस डी मिल जाएगा। तो a प्लस डी का वैल्यू कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 27 -9ad प्लस 9bc इक्वल टू -18। तो ये हो जाएगा आपका लगभग 45 इक्वल टू 9 इंटू ad माइनस bc। तो ad माइनस bc यहाँ से कितना आ रहा होगा 5 आ रहा होगा एंड ad माइनस bc है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स व्हिच इज 5। ठीक है, तो दैट टू क्वेश्चन नंबर 4 आंसर विल बी ऑन 5। ठीक है, सिंगल चॉइस था तो 5 ही होगा। क्लियर है, तो इसी साथ साथ अपना जे एडवांस 2020 तीनों सेक्शन का पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो रखा है। ठीक है, तो जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और बस इसी के साथ अलविदा, और उम्मीद करेंगे कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो। थैंक यू।